नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। हाजिर हैं हम 8 बजे की खबरों के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस। 2G मामले की जांच से हटाए गए सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा पर जांच को प्रभावित करने का आरोप, विसिल ब्लोअर का नाम बताने का आदेश भी वापस। उमर अब्दुल्ला का आरोप, कहा अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर गुमराह कर रही है बीजेपी। कांग्रेस और पीडीपी के भी आक्रामक तेवर। अमित शाह का जम्मू कश्मीर सरकार पर धन के दुरुपयोग का आरोप, गृह मंत्री ने कहा बीजेपी की सरकार बनी तो लागू होगी पंचायती राज प्रणाली। रामपाल 28 नवंबर तक जेल में, हाई कोर्ट ने मांगा पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, जांच के लिए एसआईटी गठित। और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू, सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा विविधता भारतीय फिल्मों की पहचान। 79 देशों की 178 फिल्मों का प्रदर्शन। और अब पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले की जांच से सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा को हटा दिया है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जांच में रंजीत सिन्हा की भूमिका पर सवाल उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने विस्तृत आदेश देने से इनकार करते हुए कहा है कि इससे सीबीआई की छवि पर असर पड़ सकता है। कई आरोपों से जूझ रहे सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के लिए गुरुवार का दिन बड़े झटके वाला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2G केस की जांच से अलग कर दिया है। 2G की जांच कर रही टीम के वरिष्ठ सदस्य अब इस मामले में सीबीआई निदेशक के काम को देखेंगे। कोर्ट के मुताबिक रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों में कुछ सच्चाई जरूर है। ये बात सही है कि सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने जो एप्लीकेशन फाइल करी है और उसमें जो एलिगेशंस लगाए हैं ये सही हैं, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बगैर कोई डिटेल्ड रीजंस दिए हुए ये बोल दिया है कि सीबीआई डायरेक्टर अब इस केस से इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह का इस मामले में अपना नजरिया है। Last couple of months, the way the cases were closed, saying that whether it is a Colgate, whether it is a 2G, it only shows that it is not only the CBI but somebody's influence was working at the back. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक आनंद ग्रोवर ने कहा कि रंजीत सिन्हा ने 2G केस की जांच में दखल दिया, ये पूरी तरह सीबीआई के रुख के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में रंजीत सिन्हा की बात मानी गई तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने संतोष रस्तोगी को जांच टीम से हटाने को भी गलत बताया। राजनीतिक दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2G के मसले को हमेशा ही जनता के बीच में रखा है, जो सच्चाई है उसको एक्सपोज किया है। आज भी हम इसी स्टैंड पे खड़े हैं कि जिन लोगों ने देश को लूटा है उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। हिंदुस्तान की जनता सच्चाई जाननी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सीबीआई डायरेक्टर ने कुछ ऐसे ही अनर्गल या कुछ गलत काम किया है तो फिर बाकी केसेस वो कैसे संभाल सकते हैं? और अगर उनको ऐसा नहीं लगता है कि कोई दखलंदाजी नहीं हुई तो कम से कम कोर्ट इस बात को तो बताए कि केवल इसी केस पर उन्हें क्यों कार्रवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश भी वापस ले लिया जिसमें एनजीओ से सीबीआई निदेशक के खिलाफ जानकारी देने वाले का नाम बताने को कहा गया था। रंजीत सिन्हा 2 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे आदेश के मायने क्या हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके विकास सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो आदेश दिया है रंजीत सिन्हा सीबीआई डायरेक्टर को लेकर, इसके मतलब अगर हम बड़े पैमाने पर इसके अर्थ जानना चाहें तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, आज जो बहस हुआ उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक नोट बना के कोर्ट को ये कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के कंडक्ट में कुछ कमी है और इन्होंने ट्रायल प्रॉपरली इसको कंडक्ट नहीं करवाया है। वो नोट मेरे को कल शाम को मिला था, तो मैंने एक बड़ा डिटेल्ड रिप्लाई उसका बनाया और पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअली जो उन्होंने बोला था उसको सारे को उसका मैंने बताया कि गलत है। लीगल जो उन्होंने सबमिशंस दिए थे वो हमने दिखाया कि पूरे क्रिमिनल और जस्टिस सिस्टम के खिलाफ हैं। वो लीगल आर्गुमेंट बिल्कुल बेबुनियाद है। कोर्ट ने हियरिंग के दौरान मेरे से पूछा कि क्या सीबीआई डायरेक्टर खुद अपने आप रिक्यूज करना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि हम जजमेंट करें इस मामले में। मैंने कहा कि देखिए, मेरे को पूरा विश्वास है कि सीबीआई डायरेक्टर ने कोई गलती नहीं की है, इसलिए आप प्लीज इसको सुन के एक डिटेल जजमेंट दीजिए और अगर सीबीआई डायरेक्टर ने कुछ गलती की है तो उनको पनिश भी कीजिए।
मैंने बड़ा क्लियर इसको स्पष्ट कर दिया था कोर्ट में। ये सब होने के बावजूद कोर्ट ने लास्ट में ऑर्डर कर दिया कि हम सीबीआई डायरेक्टर पर कोई आंच नहीं चाहते आए, सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन पे कोई आंच नहीं आए, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डायरेक्टर 2G से रिक्यूज कर जाए। लेकिन तो विकास सिंह जी, इसका मतलब क्या हुआ? उनको पनिशमेंट मिली है या पनिशमेंट नहीं मिली है? सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है उसका मतलब क्या हुआ? मैं यही जानने की कोशिश कर रही हूँ। पनिशमेंट मिली है कि नहीं मिली है? और अगर पनिशमेंट मिली है तो सिर्फ इस केस में मिली है, बाकी सभी केसों की जांच करते रहेंगे वो? बिल्कुल करते रहेंगे। और इस केस में भी पनिशमेंट बिल्कुल नहीं मिली है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सीबीआई डायरेक्टर में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सीबीआई डायरेक्टर पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। कोई भी रीजन से खत्म हो गया, और किसने उनको ब्रीफ किया है या क्या रीजन है, खत्म हो गया। उनको कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अजीब सिचुएशन था। अगर हमारे पिटिशन पे वो अगर आर्गुमेंट सुन के, बहस सुन के अगर एक जजमेंट लेते तो या तो हम सही है या स्पेशल प्रोसिक्यूटर सही है, उनको डिसाइड करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जो रोल है वो ज्यादा लंबा रोल है, मेरा रोल तो 12 दिन का बचा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये 12 दिन के लिए इनके और स्पेशल प्रोसिक्यूटर में हम ये झगड़े को क्यों निपटाएं। इनका 12 दिन का बचा है जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशल प्रोसिक्यूटर को हमने अपॉइंट किया है, उनको आगे भी जाना है जी। तो कहा कि हम डिसीजन में जाएंगे नहीं, हम स्ट्रेट अवे कहते हैं कि अच्छा सीबीआई डायरेक्टर रिक्यूज कर लें 2G से सिर्फ। लेकिन आप ये बताइए कि आखिर स्पेशल प्रोसिक्यूटर को सीबीआई के निदेशक से क्या शिकायत है और क्यों उनके खिलाफ जाकर उन्होंने ये एफिडेविट दाखिल किया, और क्या सीबीआई अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों के फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकता है नियमों के मुताबिक? बिल्कुल कर सकता है ओवर रूल। और मैंने सीबीआई जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जो तथ्य थे और जो उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यू किया और जो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सीबीआई डायरेक्टर ने गलती की या उस तरह से, उसको एक एक को मैंने उनके आर्गुमेंट को मैंने खारिज करके दिखाया था कि बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। उनका जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल लॉ जस्टिस के बारे में वो भी मैंने बताया। जैसे उन्होंने, आपको इत्तेफाक के तौर पे बता दूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि उन्होंने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के पहले हमसे पूछा नहीं। उनको कानून का ये पूरा ज्ञान नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कोई पूछने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पूछना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिल्कुल गलत होगा अगर कोई पूछेगा तो इसलिए इस तरह की कई चीजें थी जो हमने दिखाया। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ता तो फिर मैंने ये स्टैंड लिया था कि आप अगर आपको लगता है कि मेरे कंडक्ट में कोई कमी है तो प्लीज मेरे खिलाफ जजमेंट कीजिए और मेरे खिलाफ जो आप समझते हैं सजा हमको दीजिए, हम सहने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कोई नहीं हमारे खिलाफ तो फिर आप इसको खारिज कीजिए। तो इसलिए रियली स्पीकिंग यहाँ पे इशू बिटवीन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सीबीआई डायरेक्टर में आकर के रह गया था। अब क्यों स्पेशल प्रोसिक्यूटर सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ है वो तो वही बता सकते हैं, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन विकास जी, इसका मतलब आप अभी तक जितनी बातें कह रहे हैं उसका मतलब ये समझ में आ रहा है मेरी कि दरअसल अधिकार में चुनौती देने की कोई बात नहीं है, अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज नहीं है सीबीआई डायरेक्टर के, लेकिन नियत पर कहीं कोई शक है। नहीं, नियत और अधिकार दोनों पे कोई शक नहीं है। एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप सिचुएशन आ गया था जिसमें कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर और सीबीआई डायरेक्टर वर नॉट ऑन द सेम पेज, और ये चीज जो है ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट, मेरे को लगता है क्योंकि जजेस का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है, वो काफी बातों को बड़े अहमियत से सोचते हैं, तो शायद उन्होंने आगे की सोची होगी और कहा होगा कि भाई एक बार स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने ओपनली डायरेक्टर के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया है कोर्ट में, तो फिर ये एक हार्मोनियस रिलेशनशिप या कंड्यूसिव टू ट्रायल्स रिलेशनशिप शायद ना रहे। इसलिए उस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए सिर्फ
12 दिन की बात है, सिर्फ 12 दिन में कुछ होना भी नहीं है। 12 दिन में इस ट्रायल में डायरेक्टर के पास कुछ भी नहीं होना, 2G मामले को लेकर के कुछ भी नहीं होना है। ये सारा मामला कोर्ट के लेकिन सामने है। एक बात आज जो सिर्फ बहुत स्पेशल प्रोसिक्यूटर प्रमुखता ही से हैंडल कर उठी, रहे हैं, इसलिए विकास जी, एक बात आज बहुत प्रमुखता से उठाई गई, वो सीबीआई डायरेक्टर की तरफ से उठाई गई कि सीबीआई के दफ्तर में कोई मोल है, कोई जानकारियां लीक कर रहा है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? क्या सीबीआई के अंदर जो देश की सर्वोत्तम जांच एजेंसी मानी जाती है, जिस पर पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए लोग भरोसा करते हैं, उसके अंदर अंदरूनी लड़ाई बढ़ रही है? और ये क्या गंभीर चिंता का विषय नहीं है? और इसे कैसे देखा जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि वो तो आरटीआई के दायरे से भी बाहर है। देखिए, ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय का बात है और हमको मालूम भी है कि कौन मोल है, लेकिन हम लोग इस पे एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं बिकॉज ये मामला सारा कोर्ट में चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट जो ये पब्लिक इंटरेस्ट स्पिरिटेड जो अपने आप को सो कॉल्ड कहलाते हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग, इन लोगों को इस तरह के मोल जा करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और इन लोगों को जितना ज्यादा कोर्ट अहमियत देगा उतना ज्यादा इस तरह की अराजकता हर इंस्टीट्यूशन में बढ़ेगी। अगर कोई रॉन्ग डूइंग है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। रॉन्ग डूइंग अगर सीबीआई डायरेक्टर ने किया है तो सीबीआई डायरेक्टर को उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय कुछ जाकर के बोल दे प्रशांत भूषण को या किसी इस तरह के सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट को और उसके बेसिस में कोर्ट और कॉग्निजेंस लेने लगे, तो इस तरह के लोगों को तो और बढ़ावा मिलेगा ना। तो सीबीआई की स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए सीबीआई निदेशक के अधिकारों को और उसकी पारदर्शिता को, या उसके हम कहें कि सीबीआई की स्वायत्तता को बचाने के लिए बेसिकली क्या किया जाने की जरूरत है? सरकार की तरफ से क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सरकार को तो सबसे पहले सीबीआई को कंप्लीटली फ्री कर देना चाहिए। उसके अपॉइंटमेंट में भी सरकार का दखल अंदाज नहीं होना चाहिए, उसको एक इंडिपेंडेंट कमिटी को दे देनी चाहिए। सीबीआई के सारे एसीआर वगैरह जो है वो सब कोई सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सीबीआई को इंडिपेंडेंट बना देंगे, जब सीबीआई के अफसरान को ये महसूस होगा कि सरकार किसी तरह से मेरे सर्विस कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है, मेरा रिपैट्रिएशन नहीं कर सकती है, मैं अगर एक बार आ गया सीबीआई में तो मैं निष्पक्ष होकर काम कर सकता हूं, तभी सीबीआई एक अच्छे तरह से निखर के एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। लेकिन कोई भी सरकार सीबीआई को छोड़ना नहीं चाहती है, सीबीआई के पर कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है। इसलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई चाहता है कि हम सीबीआई को अपने दायरे में रखें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में बड़ा भारी एक इसका दुरुपयोग होने की पॉसिबिलिटी है और इसलिए हर सरकार चाहता है कि सीबीआई को अपने पूरे लेकिन उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जांच कर रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है, उससे सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर भी कोई निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प और कोई ना कोई विचार उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए विकास सिंह जी। आज की चर्चा में बस इतना ही, पहली खबर में इतना ही। संसद के शीतकालीन सत्र में बीमा संशोधन और जीएसटी जैसे लंबित बिल पेश हो सकते हैं। सरकार कुल 39 बिल पेश करने की योजना बना रही है और इस सप्ताह की शुरुआत में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की बैठक में ये तय हुआ है। इन बिलों को या तो पेश किया जाएगा या फिर इन्हें चर्चा के लिए रखा जाएगा। बीमा संशोधन बिल पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक मिलने की उम्मीद है। संसद का सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। इनमें सार्क देशों के बीच पर्यटन, ऊर्जा सहयोग, रेलवे, परिवहन के विस्तार का फैसला हुआ है और साथ ही बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 3 अहम फैसले और हुए हैं। इनमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऊर्जा में सुधार का फैसला, शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने पर काम और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली में सुधार के लिए राजीव गांधी योजना को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित करने का फैसला हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही है, उसको दीनदयाल उपाध्याय योजना में मर्ज करने का निर्णय किया गया है आज की कैबिनेट के द्वारा। एनर्जी के क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट के विकास के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और सार्क देशों में कोऑपरेशन के क्षेत्र में काफ़ी अधिक व्यापक फैसले आज किए गए हैं और ये प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि सार्क संस्था के रूप में मजबूत बने और सार्क देशों के बीच में साझा बने। ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं।
और अब बात चुनाव की। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस और पीडीपी ने भी बीजेपी पर इस मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दरअसल ये कह दिया था कि अनुच्छेद 370 की वजह से राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू करने पर कोई रोक नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 के मामले में बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। I mean, I wish there was one statement coming from the BJP on 370. There are multiple statements depending upon where they're standing. And therefore in Jammu, one hears a different point of view, in Kashmir, one hears another. I'm hoping that when the Prime Minister himself comes here, we'll have some clarity on exactly where they stand on Article 370. राज्य में विपक्षी कांग्रेस और पीडीपी ने भी बीजेपी पर अपनी बात से पलटने के आरोप लगाए हैं। केंद्र में रूलिंग पार्टी है, 44+ का एक नारा दिया था। अब उन्हें शायद ये लग रहा है कि ये नारा कैसे दे दिया गया, किस तरह से पूरा करेंगे, तो उस नारे की पूर्ति के लिए सियासत चलाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को किश्तवाड़ में चुनावी रैली में कहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर संविधान के 73वें संशोधन को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर कोई रोक नहीं है। यहाँ पंचायतों के जो प्रमुख आए हैं, पंचायतों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स जो मिलने चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी अड़चन यदि कोई है तो वह आर्टिकल 370 है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बहस का मुद्दा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो इसे नहीं उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के रामबन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य सरकार पर केंद्रीय राशि के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रामबन और बनिहाल में पार्टी का प्रचार किया। अमित शाह ने राज्य सरकार पर केंद्रीय राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया और राज्य में बीजेपी सरकार बनने पर जांच का भरोसा दिलाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी मिशन 44 को हकीकत में बदलने के लिए चुनाव लड़ रही है। कहाँ गया विकास का पैसा? विकास का पैसा ये दो परिवारों ने भ्रष्टाचार कर अपने घर, अपनी कोठियां बनाने में खर्च किया है, और जम्मू कश्मीर की जनता वहीं की वहीं खड़ी है। अमित शाह ने राज्य की जनता से दो परिवारों के शासन से बाहर निकलने की अपील की। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। The government is his in Delhi. It's not my government. All the agencies report to him, the Enforcement Directorate, the IB, RNAW, I don't know which other agencies there are. I would like Amit Shah to prove this allegation. If he is unable to prove it, I hope he is a man enough to apologize. उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में चुनावी सभा की और बीजेपी के लिए वोट मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ढांचागत परियोजनाओं के लिए कर्ज बढ़ाने को कहा है। सरकारी बैंकों के साथ बैठक में उन्होंने एनपीए में कमी के लिए कदम उठाने की बात भी कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें सरकार की जनधन योजना की समीक्षा भी हुई। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा कि परियोजनाओं के लिए कर्ज बढ़ाने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। We have suggested to the banks proactive steps in funding and supporting various projects so that credit takeoff with regard to those projects also picks up in a big way. वित्त मंत्री ने बैंकों के डूबने वाले कर्ज की बढ़ती राशि पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने बैंकों को इस पर लगाम लगाने का निर्देश दिया। One area of concern had been that the NPAs have risen, and therefore what proactive steps are to be taken to ensure that the NPAs come down. रिसर्च फर्म इकरा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में बैंकों का एनपीए बढ़कर 4.7% तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 4.4% था, जो इस साल जून में बढ़कर 4.6% पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो एनपीए को काबू में करने के लिए वित्त मंत्री चिंतित हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस काले धन और एनपीए दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी पर आरोप लगा रही है और ये दावा कर रही है कि बीजेपी वादा पूरा नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अदानी समूह को करीब 6200 करोड़ रुपए का कर्ज देने के भारतीय स्टेट बैंक के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने काले धन पर दबाव बढ़ाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। पार्टी किसान विकास पत्र को फिर से लॉन्च करने को भी सही नहीं मानती। वो सरकार जो कि काले धन को वापस लाने में और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वायदे करके जो सरकार सत्ता में आई, उस सरकार ने एक ऐसी स्कीम को चालू करा है जिस स्कीम को हटाया ही ठीक इसके विपरीत कारणों से था। अपने सामने एसबीआई के चेयरमैन को बिठा करके अपने सामने अडानी जी को लगभग 6200 करोड़ का लोन एसबीआई के माध्यम से अपने सामने बिठा करके जिस प्रकार से दिलाया गया, मेरे ख्याल से आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये तो उनकी सोच है, वो तो जब सत्ता नहीं होती तो सब चीज़ गलत लगती है। कांग्रेस ने 6 महीने पुरानी एनडीए सरकार की दूसरी विफलताओं को भी जोर शोर से उठाने का फैसला किया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस के आरोप पर भारतीय स्टेट बैंक ने सफाई दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने अदानी ग्रुप को कर्ज देने के फैसले पर सफाई दी है और बैंक का कहना है कि अभी अदानी ग्रुप के साथ सिर्फ कर्ज के लिए करार हुआ है। इसका फैसला पहले से तय प्रक्रिया के मुताबिक ही हुआ है। बैंक ने साफ किया है कि परियोजना की समीक्षा करने के बाद ही कर्ज दिया जाएगा और इस पर 16 सदस्यों वाली बोर्ड फैसला लेगी। इस मामले में कांग्रेस के आरोपों को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बैंक अपने व्यावसायिक हितों को देखते हुए किसी को भी कर्ज देने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसको लोन देना, किसको लोन नहीं देना, ये बैंक स्वयं अपने कमर्शियल फैसले करे। सरकार इसमें न पड़ती है न पड़ेगी। लेकिन चूंकि एक आरोप लगाया गया था बेबुनियाद तरीके से कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के द्वारा, इसलिए मुझे लगा कि हम सरकार की ओर से स्पष्ट बताएं कि सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कोई लोन दिया नहीं गया है। ये सच्चाई है। और चिटफंड घोटाले से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। उड़ीसा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों ने चिटफंड घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की घेराबंदी भी की। उधर शारदा चिटफंड मामले में भी सीबीआई ने आज कोलकाता में 3 जगहों पर छापेमारी की। करोड़ों के चिटफंड घोटाले का मामला आज उड़ीसा विधानसभा में उठा। घोटाले पर चर्चा की मांग करते हुए विपक्ष ने प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया। मुख्यमंत्री कोई जवाब नहीं देते, जवाब देना चाहिए। वो अगर सच्चाई के साथ टिके हुए हैं, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी सच्चाई छिपा हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ लाज शर्म बचा हुआ है, तो सामने में आना चाहिए, बोलना चाहिए कि किस तरीके से वो शामिल नहीं है। That the state government headed by Sri Naveen Patnaik has patronized different organizations and different persons to loot the people of Odisha. उड़ीसा में चिटफंड घोटाले के मामले में हाल में बीजू जनता दल के एक सांसद और 2 अन्य पूर्व विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी। उधर शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने कोलकाता में 3 जगहों पर छापेमारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संत तथाकथित संत रामपाल को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने पुलिस से रामपाल के आश्रम में चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी भी मांगी है। अगली सुनवाई के दौरान रामपाल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपाल को हाईकोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस से आश्रम में ऑपरेशन और बरामद हथियारों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव से रामपाल की संपत्ति का ब्यौरा भी तलब किया गया है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तब तक के लिए रामपाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि एक एफिडेविट रिपोर्ट दायर करें जिसमें रामपाल की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कोर्ट को इंफॉर्मेशन दी जाए। 2006 में एक हत्या के मामले में 3 बार सम्मन के बावजूद रामपाल अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने रामपाल की जमानत रद्द कर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। रामपाल अब खुद को बेकसूर बता रहा है।
वो सब झूठे हैं। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक SIT टीम का गठन भी किया है। हमारी SIT जिसके हेड जो हैं वो SP हिसार हैं, उसमें 2 DSP हैं, 4 इंस्पेक्टर हैं, एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के SSO हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है, और जिसके साथ एक साइबर यूनिट, ये जो लैपटॉप और हार्ड डिस्क इत्यादि पकड़े गए हैं, इनकी जांच के लिए सहयोग करने के लिए लगाया गया है। बुधवार देर रात सतलोक आश्रम में कई घंटों की कार्रवाई के बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 6 लोगों की जान गई, जबकि कई जख्मी हुए। गिरफ्तारी के बाद रामपाल को पंचकुला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच हुई। रामपाल को 2006 की एक हत्या के मामले में जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद से वो कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर के छात्रों पर हमलों के मामले एक बार फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में पूर्वोत्तर का एक छात्र कल रात हिंसा का शिकार बन गया। दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मणिपुरी युवक की लाश उसके घर से मिली, लेकिन दूसरी तरफ बेंगलुरु में भी पूर्वोत्तर के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। चाहे यहाँ से एक बड़े से बड़ा बंदा, एक छोटे से छोटा बंदा, हर कोई हम पे कमेंट करता है। हम बिल्कुल सेफ नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम कहीं जाते हैं तो मतलब डर लगता है कि हमको रात को जल्दी आ जाना चाहिए, नहीं तो सेफ नहीं रहेंगे। मणिपुरी छात्र की हत्या के बाद यहाँ रहने वाले पूर्वोत्तर के लोग डरे हुए हैं। हिंसा के शिकार युवक की पहचान मणिपुर के PhD रिसर्च स्कॉलर जिनग्राम केनगो के रूप में हुई है। कुछ महीने पहले ही वो दिल्ली आया था। देखिए, जितने भी हमें डायरेक्शंस हैं कोर्ट्स की ओर से और बाकी सब, उसका हम पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। इससे सैड इंसिडेंट अगर इस तरह से हुआ है तो बाकी एक्शन हम जो है ग्राउंड पे कंप्लीट ले रहे हैं। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी नशे में धुत 3 लोगों ने 21 साल के मणिपुरी युवक पर हमला कर जख्मी कर दिया। पिछले महीने वहां एक मणिपुरी युवक पर हमला हुआ था। इसी साल की शुरुआत में दिल्ली में अरुणाचल के छात्र नीडो तानिया की हत्या के बाद इस मामले में केंद्र सरकार ने MP बेजबरुआ समिति का गठन किया था। समिति ने नस्ली हिंसा के लिए सख्त कानून की जरूरत बताई थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। गोवा में आज से 45वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आगाज हो गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने इस मौके पर कहा कि भारतीय फिल्में विविधताओं से भरी हैं। 11 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में देश विदेश की सैकड़ों फिल्में दिखाई जाएंगी। आपको छोड़ जाते हैं इनकी कुछ झलकियों के साथ। गोवा की राजधानी पणजी में इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का रंगारंग उद्घाटन हुआ। इस मौके पर अरुण जेटली ने भारतीय फिल्मों की विविधता को सबसे खास बताया। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन इस समारोह में मुख्य अतिथि थे। Cinema has always been the ultimate religion. It entertains us, it educates us, it gives us various social perspectives. Young growing minds learn more from it. Goa's multicultural, inclusive and pluralistic ethos reflects a gamut of India's larger cultural values and political and social concerns that have been reflected in our cinema for over 100 years. 30 नवंबर तक चलने वाले सिनेमा के इस महाकुंभ में लगभग 79 देशों की 178 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए सुपरस्टार रजनीकांत को विशेष शताब्दी पुरस्कार से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।